फाइन। तो आज क्लास में बहुत कुछ पढ़ना है स्टूडेंट हम लोग को, ज़्यादा लंबा तो नहीं, हमें समझना तो बहुत कुछ है, ठीक है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता है। ये फर्दर हम लोग इसरो के मिशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। गगनयान क्या होता है? गगन, गगन का मतलब इसका है ना, गगन वर्ड का मतलब क्या होता है इसका है, चंद्रयान का मतलब होता है मून, और मंगल का मतलब होता है मार्स। तो भारत का जितना भी तुम्हारा सैटेलाइट प्रोग्राम है वो बिल्कुल हमारा प्राचीन नाम से जुड़ा हुआ है। सही बात है कि नहीं है? इसलिए इतना आकर्षक भी लगता है। और सिमिलरली ये भी जो मिशन है, अभी तक गया तो नहीं है, बट ये भी जो हमारा मिशन है ये भी एक उतना ही इंपॉर्टेंट मिशन है, गगनयान मिशन। इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में, ताकि वो 7 दिन वहाँ रह सकें। 7 डेज तक रहने का बात है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम पहला कंट्री बनेंगे इस तरह? तो ऐसा नहीं है। इससे पहले ये अचीव कर चुका है यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया एंड चाइना। और हम यदि ऐसा करते हैं, अब बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि हमें कोई डाउट नहीं है इसरो के काबिलियत के ऊपर, हम बिल्कुल करेंगे ऐसा। और जैसे ही हम पूरा कर लेंगे हम 4th कंट्री बन जाएंगे। तो देखते हैं इसमें है क्या स्टूडेंट। गगनयान मिशन, द इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स वाज क्रिएटेड बाय इसरो to develop the technology needed to launch a crewed spacecraft into low earth orbit of 300 to 400 किलोमीटर। बात समझ में आ गया ना? तो इसी को हम गगनयान मिशन कहते हैं। ये क्या है? तुम्हारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, यानी कि आदमी जाएगा इसमें, समझे? आदमी जाएंगे, यानी कि एस्ट्रोनॉट जाएंगे। और इसरो ने डेवलप किया है, उसमें क्रूड स्पेसक्राफ्ट है। क्रू स्पेसक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? उसमें क्रू मेंबर्स एस्ट्रोनॉट्स, और वहाँ पे रहेंगे बहुत सारा चीज़ का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। देखो ये हम प्लान किए थे दिसंबर 2021, बट नहीं हो पाया, मेटलाइज नहीं हो पाया ये चीज़, ठीक है। और बिल्कुल ये किस चीज़ से लॉन्च किया जाएगा? तो रॉकेट हमारा GSLV मैक 2 है, मैक 3 है, जो कि सबसे लेटेस्ट वन है। अब देखो GSLV मैक 3 केवल तुम्हारा वो जियो स्टेशनरी के लिए नहीं है, ये सब बहुत पावर है। उस दिन बताए थे ना कि वो इतना टन ऊपर भी ले जा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट भी बहुत सारा टन छोड़ सकता है, याद है ना सभी चीज़? तो बिल्कुल ये कौन सा रॉकेट यूज़ करेंगे हम लोग? GSLV मैक 3, याद है ना? GSLV मैक 2 2 स्टेज होता है स्टूडेंट, 3 स्टेज नहीं 2 स्टेज है। उसमें पहला स्टेज है, उसके साथ 2 बूस्टर लगा हुआ है, और ऊपर क्रायोजेनिक इंजन है जो तुम्हारा CE-20 है, याद आ गया ना? और 25 भी हो सकता है, जितना एडवांस हो। इसरो हैज ऑलरेडी डेवलप्ड मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। जो भी चीज़ चाहिए हमें गगनयान मिशन के लिए, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए, उसका बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। बात समझे? तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या है? क्रूड फ्लाइट, जैसे लाइक री एंट्री मिशन कैपेबिलिटी, क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड द प्रोटोटाइप ऑफ स्पेस। अभी समझना होगा, तुमको एक चीज़ समझना होगा। देखो अब तुम जा रहे हो कहाँ पे? तो तुम 300 से लेकर 400 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है ना? ये कोई ओजोनोस्फीयर नहीं है, ये कोई स्ट्रेटोस्फीयर नहीं है जहाँ पे एयर बहुत काम होगा। अरे भाई तुम ओजोनोस्फीयर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम ओजोनोस्फीयर कहाँ तक है तुम्हारा? 30 से 40 किलोमीटर होगा, और कितना होगा? 30 to 40 किलोमीटर। ये 300 से लेकर 400 किलोमीटर का बात है। यहाँ पे हाई कॉस्मिक वेव्स आएंगे, यहाँ पे हाई अल्ट्रावायलेट रेज आएंगे, बहुत डेंजर वेव्स होगा यहाँ पे। यदि आदमी को टच करता है तो आदमी चला गया। इसलिए उसका जो सूट होना चाहिए, एस्ट्रोनॉट का सूट होता है ना, कपड़ा, वो ढंग का होना चाहिए। बात समझे? दूसरी बात यह है कि मान लो कि यहाँ से लॉन्च हुआ, ऊपर गया, और बीच में कोई दिक्कत आ गया, तो कैसे फिर नीचे आना? वो भी प्रोग्राम होना चाहिए, वो भी तरीका होना चाहिए। यू नेवर नो ना, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। कल्पना चावला के साथ ये होगा, हमें पता था क्या? कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट्स है इसरो ने डेवलप कर दिया है। तो यहाँ पे समझो कि इसरो हैज ऑलरेडी डेवलप मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर क्रूड फ्लाइट, लाइक री एंट्री मिशन कैपेबिलिटी, यानी कि फिर से री एंटर कर सकता है। क्रू एस्केप सिस्टम, यानी कि मान लो कि अब कितना कॉस्मिक वेव्स आएगा, यूवी आएगा, हाई एनर्जी रेडिएशन आएगा, उससे कैसे बचे? समझे? किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो? क्रू मॉड्यूल देख रहे हो ना, वो तुम्हारा जो मॉड्यूल है, ये स्पेस क्राफ्ट है, उसी के अंदर जाएगा तुम्हारा एस्ट्रोनॉट उड़ के। तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए? थर्मल प्रोटेक्शन, क्योंकि इतना ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन आ रहा है, तो कैसे प्रोटेक्ट करे। और इसका एक प्रोटोटाइप भी डेवलप करना। प्रोटोटाइप मतलब उसका एक छोटा लेवल पे नीचे भी एक्सपेरिमेंट होगा। तो ये सभी चीज़ ना इसरो कर चुका है, बस देरी है छोड़ने का। अब देखो तभी ना अनाउंस किया आता है, ऐसे थोड़ी भावा में अनाउंस किया था, पहले उसके लिए काम किया आता है। जब हमें पता चलता है कि यस वी आर कैपेबल इनफ, सब कुछ तैयारी हो चुका है बढ़िया से, तब घोषणा दे दो। बात समझे? मेटलाइज नहीं हो चुका है बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ पोस्टपोन हुआ है स्टूडेंट। देखो इसमें यही समझो तुम, क्या लिखा गया है? इन 2018 इसरो ने वही क्रू मॉडल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट किया जो मैंने तुमको बोला है, एंड ए पोर्ट अबाउट टेस्ट, यानी कोई भी दिक्कत हो जाए तो कैसे हम फिर से री एंटर करें। क्योंकि देखो जब ऊपर जाओगे तो तुम्हारा हर समय एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन होगा, एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन होगा तो कोई तरह का एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है। तो उससे कैसे बचे, उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है 2018 में। गगनयान प्रोजेक्ट के लिए लगभग तुम्हारा वही 10,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। और इसमें देखो एक कैप्सूल होगा, जो पहला फोटो है ना, पहला फिगर स्टूडेंट, पहला देखो वो कैप्सूल है। गगनयान लिखा गया ना फर्स्ट पेज में, उसको कैप्सूल बोलते हैं, जहाँ पे तुम्हारा जहाँ पे जो क्रू मेंबर है वो रहेंगे वहाँ पे। अब देखो स्पेस क्राफ्ट इज बिंग डिजाइन टू कैरी 3 पीपल, यहाँ 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे हमारे। कितना कैप्सूल होगा तुम्हारा? 3.7 टन का कैप्सूल होगा, जहाँ पे वो अंदर घुसेंगे, ठीक है। और ये 400 किलोमीटर के आसपास वही लो अर्थ ऑर्बिट में ये अर्थ का चक्कर लगाएंगे, और ये 7 दिन तक रहने वाले हैं। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तुमको समझ में आ रहा है? दिस मिशन विल बी रिमार्केबल, ये बहुत अपने आप में खास है भारत के लिए। क्यों खास है? क्योंकि यदि हम ये अचीव कर लेते हैं स्टूडेंट, तो हम वर्ल्ड का 4th कंट्री बनने वाले हैं जो अपना ही टेक्नोलॉजी बना के लो अर्थ ऑर्बिट में ह्यूमन बींग को रखने का एक टारगेट या रखने का ये जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड हम लोग कायम कर लेंगे आफ्टर रसिया, USA एंड चाइना। बात समझे? तो ये हमारे लिए फख्र की बात हो सकता है, ठीक है ना? और है, और इसरो करके दिखाएगा, डोंट वरी।
अब हम लोग बात करते हैं रिमोट सेंसिंग। देखो रिमोट सेंसिंग का बात पहले भी हुआ था ना, तुम लोग को क्या बोला गया था, रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है कि बिना टच किए हुए, है ना, बिना टच किए हुए हमने डेटा को ले लिया, यानी कि बिना टच किए हुए हमने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया, वही रिमोट सेंसिंग होता है। तो यहाँ पे समझो डेफिनेशन भी दिया गया है, ये टेक्निक है जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी फिनोमेना के बारे में, यानी किसी भी प्रोसेस के बारे में, बिना फिजिकल टच किए हुए, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट किए हुए उस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये तुम्हारा ठीक डिफरेंट है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन से। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हम टच करते हैं, उसके बहुत क्लोज नियर बाई जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं, हम दूर से ले लेते हैं। कहाँ कहाँ रिमोट सेंसिंग का टेक्नोलॉजी यूज होता है, तो देखो एरियाज वे रिमोट सेंसिंग इज यूज, ज्योग्राफी में यूज होता है, लैंड सर्वे एंड मैपिंग में यूज होता है, ओशनोग्राफी में होता है, फॉरेस्ट सर्वे एंड मैपिंग में होता है, अर्बन प्लानिंग में होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, हजार्ड असेसमेंट, ट्रैकिंग ऑफ हरिकेन्स, मॉनिटरिंग फ्लड्स और मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग में होता है। तो एक एक समझते हैं कि ये होता कैसे है, नहीं आगे यहीं तो तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखो ज्योग्राफी, लेट्स कम टुवर्ड्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कैसे यूज होता है, बात समझो, वहीं पे लिखना पड़ेगा, कभी हाथ खोल के रखना, ठीक है। देखो ज्योग्राफी का मतलब है टोपोग्राफी। बाबू टोपोग्राफी समझता है, कैसा रिलीफ फीचर्स है, क्या लैंड फॉर्मेशन है वहाँ का, कितना हिली एरियाज है, कितना टोपोग्राफी है, क्या जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है, वो सभी चीज़ को तुम्हारा रिमोट सेंसिंग चेक करेगा। समझ गया, ज्योग्राफी का ये एप्लीकेशन है। लैंड सर्वे एंड मैपिंग, देखते हो लैंड सर्वे या तुम फॉरेस्ट सर्वे का हो, लगभग मिलता जुलता है। कितना लैंड तुम्हारा एग्रीकल्चर लैंड है, कितना लैंड तुम्हारा दूसरा लैंड है, उसको मैप करना, ये भी तुम्हारा रिमोट सेंसिंग का ही काम है। तीसरा देखो ओशनोग्राफी, ओशन में कितना कुछ है, ओशन में करंट किस दिशा में जा रहा है, ओशन में कितना सैलिनिटी प्रेजेंट है, ओशन में क्या अलग अलग इवेंट होने वाले हैं, वो सभी चीज़ तुम्हारा रिमोट सेंसिंग असेस कर लेगा। फॉरेस्ट सर्वे एंड मैपिंग, देखो 2 साल में एक बार हम लोग का फॉरेस्ट सर्वे आता है, और मैंने तुम लोग को इकोनॉमिक सर्वे में बहुत खूबसूरती से पढ़ा भी दिया था, याद है तुम लोग को। मॉडरेट फॉरेस्ट सब जगह कहाँ पे है, एमपी में है कि नहीं है, डेंस फॉरेस्ट सब जगह कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, याद है सभी चीज़। ये फॉरेस्ट सर्वे 2021 का जो हम लोग देखे थे, ये फॉरेस्ट सर्वे में भी मैपिंग करने में भी तुम्हारा ये रिमोट सेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है। अर्बन प्लानिंग, कैसे प्लान करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे इंडस्ट्रियलाइज करना है, कहाँ कहाँ सैनिटेशन होना चाहिए, क्या कट होना चाहिए, क्या लेयर आउट होना चाहिए, ये सभी चीज़ हम रिमोट सेंसिंग से कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट 3 चीज़ दिया गया है, बहुत अच्छा दिया गया है। देखो हजार्ड असेसमेंट, क्या गजब वर्ड है। देखो हजार्ड असेसमेंट मतलब कितना चांस है हजार्ड बनने का। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो मैं देना चाहूँगा बे ऑफ बंगाल को। देखो हर डिप्रेशन साइक्लोन नहीं बनता, जानते हो ना, साइक्लोन से पहले डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन ट्रांसफॉर्म होकर साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब डिप्रेशन वाला स्टेज में है, यानी कि साइक्लोन बनने से पहले जो डिप्रेशन वाला स्टेज है, वो डिप्रेशन को ही भाप लेना और ये पता कर लेना कि क्या कोई यहाँ पे हजार्ड होने का संभावना है। यदि हजार्ड होने का संभावना है तो रेड अलर्ट जारी करो, समझ गए, जो कि आईएमडी का काम होगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम होगा। कि इसी को बोलते हैं हजार्ड असेसमेंट करना, कि डिप्रेशन को पहले ही आपने देख लिया और आपको लग रहा है कि वो डिप्रेशन बाद में जाकर साइक्लोन का रूप ले सकता है, तो पहले अलर्ट कर दो, इसको बोलते हैं हजार्ड असेसमेंट करना। दूसरा देखो ट्रैकिंग ऑफ हरिकेन्स, किस डायरेक्शन, हरिकेन मतलब वही साइक्लोन सब, किस डायरेक्शन में हमारा साइक्लोन मूव कर रहा है, यदि इंडियन कोस्ट की तरफ आ रहा है तो अलर्ट जारी कर देना, वहाँ पे कितना दिन में आएगा, ये सब जानकारी रिमोट सेंसिंग से होता है। तीसरा देखो फ्लड को मॉनिटर करना, तो जानते हो फ्लड भी नेचुरल पता है, किस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे मान लो कोसी रिवर अपना कोर्स चेंज कर ले तो कहाँ कहाँ बहाएगा, कहाँ कहाँ सबको डुबाएगा, वो सब रिमोट सेंसिंग से पता चल जाता है। एंड लास्ट वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिलिट्री और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताओ। तो यहाँ से हम सेंसिबल डेटा को स्टोर करते हैं और उस हिसाब से हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। होप सो समझ में आ गया होगा सभी चीज़ तुम लोग को। आगे देखते हैं आखिर कैसे क्या क्या टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है रिमोट सेंसिंग। तो देखो तुमको चमगादड़ का जरूर याद आ जाना चाहिए। चमगादड़ बचपन में पढ़े हो ना, क्लास 9 के बुक में, हाँ क्लास 9 के बुक में पढ़ा है ना, बढ़िया से दिया गया है ना, दिया गया। सोनार भी पढ़ा होगा, लीडार भी पढ़ा होगा। तो इधर देखो रेडार, ये रेडार देखो बिल्कुल यूवी रेस देखता है। जैसे देखो चमगादड़, चमगादड़ सब क्या होता है, आँख थोड़ी होता है चमगादड़ का, आँख नहीं होता, वो अपना एक वेब छोड़ता है। बात समझो, सिंपल समझो, एक वेब छोड़ा, यदि बीच में कोई ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल मतलब प्रे समझते हो, जिसको खाना चाहता है, तो अब यदि प्रे बीच में नहीं आया तो रेस चला जाएगा, दूर चला जाएगा, बैक नहीं आएगा। यदि बीच में कोई तुम्हारा प्रे आ गया तो प्रे आया तो फिर उसमें उसका जो रेडिएशन टकराएगा फिर बैक होगा। तो जो स्पीड है, जिस स्पीड से गया था और जिस स्पीड से आया, बीच का कोई लेंथ होगा ना, उस लेंथ को भाप लेगा वो चमगादड़ और उसी हिसाब से वो अटैक कर देगा। तो ये कई जानवर को ये भगवान ने नेचर ने बख्शा है ये चीज़। अब बिल्कुल ऐसा ही फिनोमेना को हम यूज़ करेंगे इसके लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए। तो इसी को बोलते हैं रेडार कहते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को इनपुट से छोड़ते हैं, यानी कि सोर्स से छोड़ते हैं, और जिस सोर्स में भी वो टकराएगा, कोई भी सोर्स में टकराएगा और फिर बैक आएगा। तो ये जो तो लेंथ जो है ना, जाने का और आने का जो इंटरवल है, लेंथ है, उससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, समझे ना, बिना टच किए हुए। देख रहे हो ना, फिजिकल टच करने की आवश्यकता नहीं है ना, इसी को हम रेडार कहते हैं। देखो स्टूडेंट, सोनार भी ऐसा ही होता है। सोनार देखो, बताओ सोनार ने तो कितना कुछ नया चेंज कर दिया। पहले हम लोग क्या समझते थे, पहले बताओ, हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि ओशन के नीचे जो सरफेस है वो फ्लैट है, ऐसा लगता था पहले, लोग साइंटिस्ट को भी लगता था ऐसा, बट ऐसा नहीं है। तुमको पता नहीं होगा या फिर होगा भी, जो ओशन के नीचे जो सामान सब प्रेजेंट है, जो चीज़ भी प्रेजेंट है ना, वो हमारा जो लैंडफॉर्म है उससे भी ज़्यादा प्रेजेंट है। तुमको पहाड़ भी नीचे नजर आएगा, डू नो दिस थिंग, जितना ऑर्गेनिज्म है टेरिस्टोरियल में, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा नीचे प्रेजेंट है। और पता है इतना खूबसूरती वाला चीज़ है सोनार, कि सोनार में पानी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, तुमको डायरेक्ट वहाँ पे लगेगा कि लैंडफॉर्म ही हो। तो तुम देखोगे तुम लगेगा कि लैंड का बात हो रहा है, इतना कुछ तब पता चलता है कि ऊबर खाबर है, फ्लैट व्लैट कुछ नहीं है। देखो थैंक्स टू द सोनार टेक्नोलॉजी। तो बिना टच किए हुए, पहले तो क्या सोच रहे थे कि फ्लैट सरफेस है, अब पता चला ना फ्लैट सरफेस नहीं है, थैंक्स टू द सोनार टेक्नोलॉजी। तो समझो ये रेडार क्या है, सोनार क्या है। रेडार देखो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इट इज अ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देखो ये क्या है तुम्हारा,
ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का तरीका है, जहाँ पे हम रेडियो वेव्स को छोड़ते हैं और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट से टकराया कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, जो लौट के आएगा रेस, जो लौट के तुम्हारा रेडियो वेव्स आएगा, उसका रेंज क्या, कितना लंबाई है, उसका क्या एंगल बना और किस वेलोसिटी से। अब मान लो जो बहुत तेजी से जा रहा है, तो उस बहुत तेजी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से जो बैक करेगा रेडिएशन उसमें भी चेंजेस आएगा ना। कोई स्लो चल रहा है, जैसे एग्जांपल देखो ना, कोई दौड़ रहा है आदमी, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, ठीक है, और उसको तुम बॉल से मारो तो जो ही नहीं कि उसी तरह हिट करेगा जैसे तुम्हारा एक स्लो आदमी को हिट करे और बैक करे, तो डिफरेंट होता है। तो वही तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तुम्हारा ये सभी चीज से पता चलता है कि एग्जैक्ट वो ऑब्जेक्ट है क्या, थैंक्स टू द रेडार टेक्नोलॉजी। दूसरा देखो सोनार, जैसे मैंने कहा सोनार जानते ही हो, है ना। ये भी सोनार क्या है, फुल फॉर्म क्या है बताओ जरा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ये टेक्निक है जहाँ पे हम साउंड वेव्स को यूज करते हैं, साउंड वेव्स को यूज करते हैं वाटर के अंदर, अंडर वाटर नेविगेट और कम्युनिकेशन करने के लिए, ताकि जो नीचे ऑब्जेक्ट्स है वो पता चल सके। और जैसे कि मैंने कहा है तुम लोग को कि पहले हम लोग को लगता था कि जो नीचे जो सरफेस है वो क्या है, पूरी तरीके से फ्लैट है, बट ऐसा नहीं है। जैसे ये साउंड एनर्जी जाएगा, साउंड वेव जाएगा, टोटल पता चल जाता है कि नीचे है क्या, टकरा के आएगा ना तो डेटा तैयार हो जाएगा ऊपर स्टूडेंट। और मैं बोल तो रहा हूँ तुम लोग को, मैं अभी जस्ट देख के आ रहा हूँ, उसमें दिखता कैसे है, उसमें कहीं पानी का कोई बात नहीं है, यू गेट एकदम क्लियर कट इमेज आपको मिलेगा, मतलब आपको वाटर नहीं मिलेगा। जैसे अगर में वाटर तो प्रेजेंट है ना, वाटर हटा दिया जाता है, एकदम सेम लगेगा आपको टेस्टफुल वाला ही फीलिंग आएगा डेटा देख के। हाँ, सबमरीन बिल्कुल यही तो यूज़ करता है। और कई तो जानते हो ना, कई सबमरीन ऐसा भी होता है कि टेक्नोलॉजी उसको काम ही नहीं करता है, समझे ना, और ऐसा करता है इंटेलिजेंस के लिए। हाँ, नाम उसका है कुछ, देखो और देखो इसका यूजेस क्या है। लीडार है, लीडार भी जानते हो, लीडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा विंड एनर्जी से यूज होता है, ठीक है। ये भी रिमोट सेंसिंग मैटर है, जहाँ पे लाइट को ना पल्स लेजर के फॉर्म में भेजा जाता है डिस्टेंस नापने के लिए। पल्स लेजर का मतलब क्या होता है, देखो लाइट क्या है, एनालॉग है, एनालॉग मतलब कंटिन्यूअस। जैसे हमारा जो करंट है जानते हो ना, एनालॉग है, एनालॉग समझते हो, कंटिन्यूअस साइनसॉइडल दिखता है वो है। अब उसको तुम 0 और 1 के कन्वर्ट कर दोगे, दैट इज कॉल्ड पल्स्ड, उसको पल्स्ड फॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे लाइट को पल्स फॉर्म में, यानी कि हाई और लो फॉर्म में भेजा जाता है डिटेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कैसा है, दैट्स कॉल्ड लीडार। इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अब सिस्मोग्राफ्स, बचपन में एक तो जरूर पढ़ा होगा, रिचर स्केल, अर्थ को ये सब रट लिया होगा, हम लोग भी रटे थे, है ना, कि भूकंप आएगा तो कैसे पता चलता है, रिचर स्केल से पता चलता है ना। वहाँ बहुत कुछ है, जब तुम लोग ज्योग्राफी का वो कोर हिस्सा पढ़ोगे, अर्थ का कोर, मेंटल और क्रस्ट, तो मैं बहुत कुछ चर्चा करूंगा उस समय, बट अभी थोड़ा समझ लो इसको समझने के लिए कि जानते हो कि अर्थ का भी 3 लेयर होता है, एक कोर है, एक मेंटल, एक क्रस्ट है। कोर का भी 2 लेयर होता है, एक इनर कोर होता है, एक आउटर कोर होता है, पढ़ा होगा बढ़िया से। इनर कोर सॉलिड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है ना। अब देखो तुमको क्या लगता है, पता लोग में गए होंगे हम, कभी नहीं जाते हैं पता लोग, कहाँ जा सकते हैं, जाओगे मर जाओगे, वहाँ पे इतना गर्मी है, उतना प्रेशर है, इतना मैग्नेटिक पुल है वहाँ पे, यू कांट गो इनसाइड। तो कैसे साइंटिस्ट पता कर लेगा इतना डेप्थ है, ये सिस्मिक वेव्स की वजह से। अब देखो सिस्मिक वेव्स, यही वेव्स, सिस्मिक वेव्स 2 तरह का होता है, समझे ना, याद आ रहा है सभी चीज। सिस्मिक वेव्स 2 तरह का होता है, बताओ तो कौन सा है। एक बॉडी वेव्स कहते हैं, एक सरफेस वेव्स कहते हैं। बॉडी वेव्स में तुम्हारा पी और एस वेव्स होता है, और तुम्हारा ये जो सरफेस वेव्स है उसमें तुम्हारा लॉग वेव्स एंड रिले वेव्स होता है, पढ़े हो, बिल्कुल ये अलग कैटेगराइजेशन है, ठीक है। अभी देखो, अभी हाँ अच्छी बात है, यू शुड फील गुड कि तुम्हारा रिवीजन हो रहा है। और इस बहाना देखो, कई बार साइंस को पढ़ाने के चक्कर में ज्योग्राफी को फिर से रिवाइज करके आना पड़ता है स्टूडेंट, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात है, मजा आता है। अब इसमें समझो आखिर सिस्मिक वेव्स है क्या। सिस्मिक वेव 2 टाइप का हो सकता है, एक बॉडी वेव्स, एक सरफेस वेव्स। अजी बताओ सबसे खतरनाक कौन सा है, हाँ यानी कि सरफेस वेव्स, है ना। एल और आर तो तुम्हारा सरफेस वेव्स हो गया, और एस और पी तुम्हारा बॉडी वेव्स है। तो बॉडी वेव्स ज़्यादा खतरनाक नहीं है, उस तुम्हारा वहाँ जस्ट निकलेगा नीचे से, सेंटर से निकलेगा और हिट करेगा एपीसेंटर को। एपीसेंटर मतलब वो जगह जहाँ पे हिट कर रहा है, हीट वाला, और वो सबसे खतरनाक होता है, और वहाँ से सरफेस वेव्स निकलता है। समझ में आ रहा है, इमेज आ रहा है समझ में। जैसे बाबू देखो, अर्थ मैं बताता हूँ अर्थ को होता कैसे। अब जो नीचे से निकलता है, नीचे से थोड़ा सा क्रैक वगैरह हुआ, फॉल्ट वगैरह हुआ, नीचे से वेव्स निकलेगा ऐसे करके। ये जो वेव्स निकल रहा है ये तुम्हारा क्या है, बॉडी वेव्स। ये वेव जहाँ पे अर्थ के सरफेस में टकराया, जो क्रस्ट में जो टकराया या लिथोस्फीयर में जो टकराया, तो जो पहला जो पॉइंट हिट करता है उसको बोलते हैं एपीसेंटर। और एपीसेंटर के बाद क्या हुआ कि अलग अलग रेडियल डायरेक्शन में वो फैल जाएगा, तो उसको बोलते हैं सरफेस वेव्स। और सरफेस वेव्स की वजह से ही भूकंप आता है, और वो पूरी तरीके से डिजास्टर कर देता है। सही बात है कि नहीं। तो कोई ये ना समझे कि बॉडी वेव्स की वजह से हो रहा है, वो सरफेस वेव्स की वजह से आ रहा है, बट बॉडी वेव्स की वजह से सरफेस वेव्स आ रहा है, तो इंटररिलेटेड है एक दूसरे से। तो ये जो डिटेक्शन करने का तरीका जो है ये भी बिल्कुल स्टूडेंट यही है। तो अब ये बिल्कुल ये तुम्हारा यही टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग ही है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, तो हमें पता करना है कि कौन सा कितना तुम्हारा क्रस्ट है, कितना मेंटल है, कितना लेंथ तक और कितना कोर है। तो अलग अलग हम वेव्स वहाँ पे डालेंगे, है ना, अलग अलग वेव्स डालेंगे, और वो वेव्स से हमें पता चल जाएगा कितना कितना उसका लंबाई है, चौड़ाई है। तो ये एप्लीकेशन है, बिना हम नीचे पता लोग बिना गए हुए, बिना मजदूर को भेजे हुए हम पता कर लेते हैं, थैंक्स टू योर सिस्मोग्राफ। समझ गए। फोटोमीटर्स क्या होता है, फोटोमीटर स्टूडेंट तुमने जरूर पढ़ा होगा बचपन में क्लास 10 में कि AgCl है, वहाँ पे सिल्वर टाइप का कुछ हो गया सन के उसमें, और वहाँ पे येलो कलर हो गया, तो हम उसको इजीली सेपरेट कर लेते हैं, समथिंग ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें समझो कि एक कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत तरह का होगा, उसमें मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होगा, है ना, मॉलिक्यूल्स अलग अलग प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स कितना प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, वो पता करने के लिए फोटोमीटर्स का यूज किया जाता है, बिना टच किए हुए, समझे। और छठा जो तुम्हारा है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जानते हो कि हमेशा याद करो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सबसे बेस्ट जगह क्या है, उसको पोलर ऑर्बिट में रखने का।
यदि हम पोलर ऑर्बिट में रख दे तो सबसे बेस्ट हो सकता है ना, क्योंकि पोलर ऑर्बिट में उसको रखेंगे तो अर्थ भी नीचे स्पिन कर रहा है, अर्थ नीचे स्पिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे अर्थ नीचे स्पिन कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, कभी देख लेना। यहाँ पे अर्थ तुम्हारा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है और तुम्हारा ये जो पोलर ऑर्बिट है ऊपर जा रहा है, ऊपर और नीचे जा रहा है, तो ये भी स्पिन हो रहा है। ये बाना जैसे ही 24 घंटा होगा तो ये लगभग अर्थ का पूरा इमेज ये ले लेगा। यही तुम्हारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। देख रहे हो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है रिमोट सेंसिंग का। तो अब देखते हैं स्टूडेंट इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम हमने अभी तक क्या क्या किया। तो देखो इंडिया का रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम अंडर यूज हम कभी स्टार्ट किए थे, 1988 में स्टार्ट किए। फर्स्ट हमारा कौन सा प्रोग्राम था, IRS-1A। ये फर्स्ट सीरीज है जो कि हमने खुद अपना बनाया है। ये हमारा इंडिजिनियस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स रहा है, बात समझे। बट हमने लॉन्च पैड यूज़ किया है सोवियत का, यानी कि रसा का यूज़ किया। ठीक है, और पोलर ऑर्बिट में हमने भेजा। पोलर ऑर्बिट बेस्ट होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के, यदि भेजना चाहते हो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजना चाहते हो तो सबसे बेस्ट जो प्लेसमेंट है वो पोलर ऑर्बिट है स्टूडेंट, इस बात को समझना होगा तुमको। अब 1A तो हम भेज दिए 1988 में, उसके बाद हम 1B भी भेजे हैं सेम उसी तरह का सैटेलाइट, कब 1991 में। तो 2 अभी तक भेज चुके हैं, समझे। ये सैटेलाइट जो है तुम्हारा बहुत ही काम आया है हमारे इंडिया के लिए। बहुत सारा ये वर्क हाउसेस है हमारा, क्यों, क्योंकि लॉट्स ऑफ ये डेटा तुमको प्रोवाइड करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो। अब एग्रीकल्चर में देखो कितना लैंड बैरन है, कितना लैंड है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, कितना लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सभी चीज़ जानकारी देगा। फॉरेस्ट्री वही फॉरेस्ट सर्वे करने में तुमको हेल्प करेगा। जियोलॉजी का मतलब क्या है कि रिवर पैटर्न्स वो समझने में तुमको हेल्प करेगा, है ना, रिवर पैटर्न का हो, या फिर जियोमोलॉजिकल जो प्रोसेस है यानी कि ज्योग्राफी को ही पहचानने में हेल्प करेगा। एंड हाइड्रोलॉजी, रिवर क्या है, पॉन्ड क्या है, कितना लेक्स है वहाँ पे, ये सब चीज़ तुमको जानने में मदद करेगा, वेटलैंड को जानने में ये सब चीज़ में मदद करेगा। तो हम कहेंगे कि हमारा जो 2 गया है, यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम में 2 हम सैटेलाइट छोड़े हैं, वो काफ़ी हमारे लिए मददगार है, समझे। इससे बहुत कुछ हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन का जो मैपिंग है, इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ हमें मिला है। आगे देखो स्टूडेंट, अभी इसका भी देख लेते हैं हम लोग। करेंटली 11 देखो अभी हमारे भारत में ना टोटल, ये तो शुरू में हम 2 भेजे थे, एक 1988 में भेजे और एक 1991 में भेजे। पहला जो भेजे थे सोवियत यूनियन का लॉन्च पैड में भेजे, सेकंड अपना था हमारा। अब देखो अभी तक टोटल हमारा 11 IRS सैटेलाइट्स तुम्हारा ऑपरेशन में, 11 जो कि तुम्हारा कॉन्स्टलेशन में स्टूडेंट ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा है सिविलियन पर्पस के लिए। सिविलियन पर्पस वही एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, है ना, ये सब सिविलियन पर्पस है। तो क्या इसका मतलब अभी तक कोई दूसरा दुनिया का मतलब कोई दूसरा कंट्री का अभी तक इतना कॉन्स्टलेशन में लॉन्च नहीं किया। कॉन्स्टलेशन समझते हो नेटवर्क में 11 सैटेलाइट्स, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में ज़्यादातर हम क्या करते हैं कॉन्स्टलेशन में भेजते हैं, नेटवर्क में भेजते हैं। इसलिए समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब इसमें समझना है कि नो, इंडिया सिविलियन पर्पस के लिए सबसे हाईएस्ट है। बट हम यदि रसा का लेंगे, यदि हम चाइना का लेंगे, यदि हम यूनाइटेड स्टेट्स का लेंगे, तो ये लोग का हमसे भी ज़्यादा है। बट ये लोग मिलिट्री पर्पस के लिए है। हमारा सिविलियन पर्पस और मिलिट्री पर्पस में दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मिलिट्री पर्पस डिफेंस के लिए होता है, उसका जो डेटा होगा वो बहुत ही सेंसिटिव होगा। बट ये जो हम सिविलियन पर्पस के लिए भेज रहे हैं, ये डेटा सेंसिटिव नहीं है, ये डेटा लोगों की भलाई के लिए है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा ये अचीवमेंट है हमारे लिए कि इंडिया पहला मात्र वर्ल्ड का एक कंट्री है जहाँ पे उसका जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है वो सबसे ज़्यादा है। किस कॉन्टेक्स्ट में, सिविलियन पर्पस के लिए है, समझ गए। देखो मैनेजमेंट ऑफ द सैटेलाइट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा फ्रॉम, अब जो ये सैटेलाइट जो मैनेज हो रहे हैं, ठीक है, ये कौन करता है, इस सैटेलाइट में जो डेटा वगैरह मैनेज और यूटिलाइज कौन करता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा बॉडी है स्टूडेंट, इसको रट लेना तुम लोग, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, NNRMS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। ये क्या करता है, पूरा मैनेज करता है, डेटा वगैरह जितना कलेक्ट हो रहा है वो मैनेज करता है। और मैनेज करने के बाद ये फिर जो मिनिस्टर है बाकी एग्रीकल्चर को देता है, कुछ IMD को देगा, कुछ इसको देगा, कुछ उसको देगा, ये सब फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, या कुछ प्राइवेट प्लेयर को भी दे सकता है। तो जो डेटा मैंने INS का जो भी डेटा आएगा उसको मैनेज करने वाला जो संस्था है हमारा, उसका नाम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, व्हिच इज द नोडल एजेंसी फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये नोडल एजेंसी भी है कि यही क्या करता है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज भी करता है और डेटा को भी मैनेज करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद डेटा को मैनेज करके कंपाइल करके क्या करेगा, अलग अलग मिनिस्टर को भेज देगा, अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स को भेज देगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, देखो सम सैटेलाइट्स विद स्पेसिफिक पर्पस इन INS सीरीज, और भी बहुत सारे देखो एग्जांपल देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे। लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज एप्लीकेशन, इसे रिसोर्स सेट सीरीज है, रिसेट सीरीज भी है। अब ये अलग अलग देखो लैंड और वाटर रिसोर्सेज के लिए दिया गया है, तो उसमें देखो अलग अलग हमने रिसोर्स सेट सीरीज लॉन्च किया, हमने रिसेट सीरीज लॉन्च किया। ओशन और एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए ओशन सेट सीरीज है, अलग अलग बोले ना कि लैंड के लिए अलग है, सर्वे के लिए अलग, मतलब लैंड के लिए अलग होगा, अर्बन के लिए अलग होगा, है ना, एग्रीकल्चर के लिए हो, तो अलग अलग सीरीज छोड़ा गया है। मैपिंग एप्लीकेशन को कार्टोसैट सीरीज यूज करते हैं हम लोग, कार्टोसैट के बारे में तुम लोग को बताया गया था, है ना, वो अलग अलग सीरीज चलता है इसका। यही है तुम्हारा इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम, होप समझ में आ गया होगा।